चलो देखो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। दो प्रोसेस होते हैं ना, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो हेडिंग डालो इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, देखो क्या होते हैं इफ्यूजन और डिफ्यूजन, उनको देखते हैं और समझते हैं ना कि इफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। देखो पहले समझो, देखो हमारे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक गैस है, कोई भी गैस है ना, देखो ध्यान से देखना, कोई भी गैस है, कंटेनर के अंदर क्या है, गैस है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहां पे मैं एक छोटा छेद कर देता हूं, दिख रहा है। अब इस छोटे से छेद करने से क्या होगा, क्या होगा बोलो, गैस बाहर आएगी, है ना। अब मैं इस पूरे को भी तो हटा सकता हूं, अब भी क्या होगी, गैस बाहर आएगी। अब एक बात बताओ, इस पूरे को हटाने से आपको ज्यादा गैस बाहर आते हुए फील होगी, या फिर एक छोटे से छेद से जो गैस बाहर आ रही है वो ज्यादा फील होगी। एक छोटे से छेद से ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर छेद छोटा है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा आएगा, है ना। अगर इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑरिफिक बोलते हैं, ये जो छोटा सा होल है इसको बोलते हैं ऑरिफिक, एक स्मॉल ऑरिफिक या स्मॉल होल। तो होल से क्या हो रहा है, आपको गैस बाहर आती हुई दिख रही है ना। अब जो ऑरिफिक जितना छोटा है, गैस उतना ही क्या होगी, प्रेशर से बाहर आएगी। जैसे कहीं पंचर हो जाता है तो क्या होता है, गैस बाहर आती है, ज्यादा प्रेशर से आती है ना। जब कहीं टायर फट गया तो, ट्यूब फट गया तो क्या होगा, तो सारी गैस एक साथ चलेगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर समझ पा रहे हो। तो जब भी कभी भी एक स्मॉल होल से गैस बाहर आए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूजन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। बोलो समझ आया। तो इफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्रेशर से गैस बाहर निकल रही हो, है ना। अब एक बात बताओ, अगर इफ्यूजन है, अब गैस बाहर निकली, तो क्या अगर गैस बाहर निकल रही है तो बाहर भी एटमॉस्फेयर में एयर होगी, एटमॉस्फेयर में एयर होगी, और एयर में कौन होगा, गैसेस होंगी। तो क्या ये गैस इनमें जाके मिल जाएगी, क्या ये गैस इनमें जाके मिल जाएगी। और अगर ये गैस इनमें जाके मिल गई, क्या आप इसको सेपरेट आउट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यानी गैस क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई, पता चला। यानी गैस क्या हो गई, इंटरमिक्स हो गई। इंटरमिक्स होने को क्या बोल रहे, डिफ्यूज हो जाना। तो जरा बताओ, क्या जब जब इफ्यूजन होगा तब तब डिफ्यूजन होगा, होगा। क्या जब जब डिफ्यूजन होगा तब तब इफ्यूजन होगा। अगर मैं इस पूरी वॉल को हटा देता तब भी गैस बाहर निकलती, तब भी वो इंटरमिक्स होती, लेकिन क्या वो इफ्यूजन हो रहा था, नहीं था ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ्यूजन इज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। बोलो बोल सकते हैं कि इफ्यूजन को हमेशा कौन फॉलो करेगा, डिफ्यूजन। जब जब इफ्यूजन होगी तब तब क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, पता चल रहा है। दूसरी चीज, डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डिफ्यूजन अपने आप हो रहा है। डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, अपने आप हो रहा है। क्या आप गैस को पकड़ के बोल रहे हो जाके मिक्स हो, नहीं। अच्छा, इफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, क्या इफ्यूजन भी अपने आप हो रहा है, क्यों अपने आप क्यों नहीं हो रहा। एक बार छेद कर दिया तो क्या आप उसका गैस के कान में बोल के आ रहे हो, निकल जा निकल जा, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा ना, अपनी मर्जी से। दैट मीन्स दोनों प्रोसेस कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस है। बोलो पता चल रहा है। तो अगर हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन को लिखें तो हम इफ्यूजन को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इफ्यूजन को लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं, द स्केपिंग ऑफ अ गैस, द escaping of a gas through a hole or through a hole और aperture, है ना, या फिर ओरिफिक, तीनों चीज से सेम ही है ना। अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन, इज कॉल्ड इफ्यूजन। बोलो समझ आ रहा है। स्केपिंग ऑफ अ गैस थ्रू अ होल, अपर्चर, पहले देख लो फिर छाप लेना,
अंडर अ प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। अगर प्रेशर नहीं होगा अंदर ज्यादा तो क्या इफ्यूजन होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, अब डिफ्यूजन को अगर लिखें तो डिफ्यूजन क्या है? द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ, अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन क्या होगा? द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अपने आप, खुद से हो जाना, कोई करा नहीं रहा, है ना। द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग of gases to form a homogeneous mixture, to form a homogeneous mixture is called diffusion। बोलो क्या ये बात समझ आ रही है सबको? बोलो किसी को कोई डाउट है? देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है उसमें क्या हो रहा है? डिफ्यूजन फॉलो कर रही है किसको? इफ्यूजन को। तो क्या मैं नोट डाल के बात लिख सकता हूं? इफ्यूजन is always followed by diffusion। बोलो क्या ये बात बोल सकता हूं कि जब जब इफ्यूजन होगी तब तब डिफ्यूजन होगा, है ना। लेकिन जब जब डिफ्यूजन होगा क्या इफ्यूजन है? जरूरी है? नहीं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं रेट ऑफ इफ्यूजन की बात करूं, यानी कितनी स्पीड से इफ्यूजन हो रहा है, यानी गैस बाहर निकल रही है, तो क्या वो इक्वल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन के? जितनी तेज तेज गैस निकलेगी क्या उतनी तेज तेज वो इंटरमिक्स होगी? तो क्या रेट ऑफ इफ्यूजन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन? तो क्या रेट ऑफ इफ्यूजन किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन के। पता चल रहा है? अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है रेट, यानी कोई आपसे बोले कि बताओ रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन, तो रेट का मतलब क्या है? स्पीड। जितनी तेज गैस बाहर निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो क्या होगा? रेट ऑफ इफ्यूजन है डिफ्यूजन, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्मली हम गैस के लिए क्या मानते हैं? वॉल्यूम देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड या फिर डिफ्यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोले यही होगा, यानी नॉर्मली रेट का फॉर्मूला क्या होगा? रेट इक्वल्स टू कैपिटल वी अपॉन टी। अब ज्यादातर बच्चे इसको वी को वॉल्यूम की जगह वेलोसिटी समझ लेते हैं, तो ये वॉल्यूम है, याद रखना, है ना। तो व्हाट इज वी? वी इज वॉल्यूम एंड टी इज टाइम। बोलो, बता सकते हो? बोलो कोई भी डाउट है यहां पर? नहीं है। एक चीज बताओ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, T is temperature, at constant temperature and pressure क्या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? कौन सा लॉ? एवोगैड्रोस लॉ। कौन सा लॉ? एवोगैड्रोस लॉ। तो क्या मैं वॉल्यूम की जगह नंबर ऑफ मोल लिख सकता हूं? तो रेट का एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट इक्वल्स टू n अपॉन टी। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। तो दो फॉर्मूले पता पड़े, पता रहेंगे। अब देखो इफ्यूजन और डिफ्यूजन किस लिए बताया है? ताकि इसके बाद हम लोग जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है उसको पढ़ सके। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, देन हम पढ़ते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, और देखो
बात करते हैं किसके बारे में, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, देखो समझो, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या फिर उसी को और इफ्यूजन। ठीक है, देखो क्या बोला ग्राम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, ग्राम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने देखो क्या बोला, उस चीज को समझते हैं। उन्होंने बोला कि भैया देखो हमारे पास है ना एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के अंदर है ना मैं एक तरफ तो डाल रहा हूं O2 गैस और दूसरी तरफ मैं डाल रहा हूं H2 गैस। मैंने दो गैस डाली है और दोनों गैसों को इसके सेंटर में पहुंचना है। यहां कहीं ये क्या, ये सेंटर है, ये सेंटर है। दोनों गैसों को क्या करना है, सेंटर में पहुंचना है इस सिलेंडर के। अब बताओ कौन सी गैस पहले पहुंचेगी, H2 गैस। क्यों, क्योंकि वो लाइट वेट है ना। तो इसका मतलब देखो O2 का वेट कितना है 32 ग्राम और H2 का वेट कितना है 2 ग्राम। तो कौन सी गैस पहले पहुंचेगी, H2 गैस। हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर पे, ऐसे बोल दे, एट सेंटर H2 गैस reaches first due to less मोलर मास। उसका मोलर मास बहुत कम है, यानी वो हल्की है, और जितनी गैस हल्की होगी उतनी क्या होगी, पहले पहुंचेगी। यही बात किसने बताई, ग्राम्स ने बताई। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटली ये चीज करके देखी तो उन्होंने देखा कि जो रिएक्शन का रेट है, जो रेट है गैस के मूव करने का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। तो ग्राम्स लॉ ने क्या बोला, ग्राम्स लॉ ने बोला कि देखो भैया किसी भी जो रिएक्शन की स्पीड है या रेट है, किसी भी गैस की रिएक्शन नहीं, किसी भी गैस की जो स्पीड या रेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। जितना गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा गैस उतनी स्लो मूव करेगी, और जितना गैस का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा गैस उतनी फास्ट मूव करेगी। तो H2 गैस क्या कर रही है, मूव्स फास्ट, जबकि O2 गैस क्या कर रही है, मूव्स स्लो, है ना। तो O2 गैस कैसे मूव कर रही है, स्लो, जबकि H2 गैस कैसे मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है। बोलो पता चला। तो यही किसने बोला, ग्राम्स ने बोला कि रिएक्शन का जो रेट, वो गैस का जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। बोलो समझ आया। अब एक चीज सुनो, क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर इक्वल्स टू, अच्छा देखो एक चीज और, क्या गैसेस पे कोई प्रेशर लग रहा है, गैसेस पे कोई प्रेशर लग रहा है, नहीं लग रहा ना, यहाँ पे दोनों सेम प्रेशर पे, इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। क्या कहीं पे टेम्परेचर वगैरह वेरी कर रहा है, नहीं। तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन किसके लिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में लिख के देगा आपको क्वेश्चन में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो रिएक्शन का रेट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, है ना, गैस का रेट। मैं बार रिएक्शन बोल देता हूं, समझ जाना, गैस का रेट, है ना। अब आपने आइडियल गैस इक्वेशन की डेंसिटी फॉर्म पढ़ी थी, जहां क्या बोला गया था, प्रेशर इक्वल्स टू रो RT अपॉन MW, पढ़ा था। अब एक चीज देखो, इधर बताता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्या, हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया, और उनको देखेंगे समझेंगे, है ना। देखो, अगर प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल्स टू रो RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट को यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल हो जाएगा, रो RT। बोलो क्या ये जो कंडीशन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है और कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट, और R तो खुद से क्या है, एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू रो डेंसिटी। यानी क्या मैं मॉलिक्यूलर वेट के लिए रो लिख सकता हूं, दैट मींस क्या मैं रिएक्शन के रेट को लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी।
बोलो लिख सकता हूं क्या हमारे पास दो रिलेशन आई, एक रिलेशन ये आई और एक रिलेशन ये आई। अब एक चीज समझो, ये से प्रोपोर्शनल की बात की गई है कि प्रोपोर्शनल्स है। अब आपको क्या होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो दो गैस से रिलेटेड आएगा, है ना। जैसे R1 अपॉन R2, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1। बोलो यही होगा, क्यों, क्योंकि रेट के मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर डेंसिटी लेकिन एक बात याद रखना, ये फॉर्मूला कहां पर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। सेम अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू रूट रो 2 अपॉन रो 1। अरे बोलो ये भी कब है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो कर पाओगे। क्या आपने अभी अभी रेट का फॉर्मूला पढ़ा था, रेट का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन टाइम या मोल्स ऑफ गैस अपॉन टाइम। क्या उस फॉर्मूले को रेट की जगह लिख सकते हैं, यानी अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, V1 अपॉन T1 इंटू V2 और इंटू T2 इक्वल्स टू MW2 अपॉन MW1, अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो। समझ पा रहे हो। सेम अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी तो क्या होगा, V1 अपॉन T1 इंटू V2 अपॉन T2 ऊपर आ गया इक्वल्स टू रो 2 अपॉन रो 1। बोलो पता चल रहा है। अरे बोलो भाई, ये सब के सब कब है, जब टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अभी आगे बताऊंगा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी बताऊंगा अभी। बोलो क्या यहां तक समझ आ रहा है। एक बार इसको नोट करो, फिर एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। करो जरा बेटा नोट। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, है ना, आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूंगा, है ना। देखो हमारा क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ SO2 गैस। मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अ सैंपल ऑफ SO2 गैस escape through a hole, escape through a hole in 122 second, in 122 second, full stop. How long would it take, how long would it take for O2 to diffuses, है ना, the same volume, diffuses the same volume under similar conditions। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने बोला कि O2 गैस जो है वो डिफ्यूज या इफ्यूज होने में लगा रही है 122 सेकेंड। SO2 गैस जो है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, SO2 गैस जो है वो डिफ्यूज या इफ्यूज होने में लगा रही है 122 सेकेंड। तो ऑक्सीजन गैस कितना टाइम लगाएगी, आपको ये बताना है ना। हो जाओ शुरू, करो जरा ट्राई। चलो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको टाइम पूछा है ना, और वॉल्यूम क्या है, सेम है। देखो सेम है वॉल्यूम सेम है, और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो अगर हम रेट का फॉर्मूला लगाएं, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, V1 अपॉन T1। अब दो गैसेस दी हुई हैं और गैसेस की डेंसिटी तो दी नहीं है, यानी गैस का क्या लगाओगे, मॉलिक्यूलर वेट। अब वॉल्यूम तो सेम है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो आंखों के सामने, V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2 इक्वल्स टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1। एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम सेम है, दैट मीन्स V1 किसके इक्वल होगा, V2 के। तो क्या आप V इंटू T2 तो आपको निकालना है,
T2 मतलब टाइम ऑफ O2, और दूसरा टाइम ऑफ SO2 आपको दिया हुआ है और वॉल्यूम सेम है, रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। अब वॉल्यूम सेम था, VV कटा, टाइम ऑफ O2 आपको निकालना है, टाइम ऑफ SO2 कितना दिया है 122 इक्वल्स टू molecular weight of O2 is 32, molecular weight of SO2 is SO2 64, 32 1 जा 32, 32 जा 64। तो इसका मतलब टाइम ऑफ O2 अपॉन 122 इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो क्या आप टाइम ऑफ O2 इक्वल्स टू लिख सकते हो 122 अपॉन 1.414, जरा करो डिवाइड, कितना आया, डिवाइड करो जरा कैलकुलेटर से, 122 डिवाइड बाय 1.414 86.28 सेकेंड। तो टाइम कितना आया 86.28 सेकेंड। बस इतना ही करना था, बस आसान था ना, कर लोगे। एक और दूं इस तरह का, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना। आपको बोला हुआ है बच्चों, इसको मिटा दूं, है ना, अब यही फॉर्मूला लगेंगे बेटा, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 50 ml ऑफ ईच गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 50 ml ऑफ ईच गैस A and B takes 150 and 200 seconds respectively, ठीक है, to effuse through a pinhole, under pressure, या आप ऐसे लिख दो अंडर सेम कंडीशंस लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, अंडर सेम कंडीशंस, है ना। इफ मोलर मास ऑफ B is 36, then molar mass of A is क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन है, यानी आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया दो गैस दी गई A और B, दोनों का वॉल्यूम कितना है 50 ml है ना, दोनों का वॉल्यूम सेम है। एक को टाइम लग रहा है इफ्यूज होने में 150 सेकेंड, दूसरे को लग रहा है 200 सेकेंड, है ना। और एक का मास आपको दिया हुआ है B का, और A का मास आपको निकालना है। तो मास वाला फॉर्मूला लगेगा सेम जो यहाँ पे लिखवाए थे, तो लगाओ और बताओ आंसर कितना है। चलो देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सेम फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों आपका V1 अपॉन, अब तो ऐसे लिखो VA अपॉन TA इंटू VB और TB, ऐसे लिख लो, है ना। जिस टर्म में दिया उसके टर्म में लिखो, ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, इजी पड़ेगा। और रूट में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, VA और VB देखो क्या बोला है, दोनों का वॉल्यूम सेम है 50 ml, यानी VA VB तो सेम है, यानी आप 50 लिख दो कोई बात नहीं। TB क्या है टाइम, तो B का टाइम कितना दिया है 200 अपॉन TA कितना है टाइम कितना दिया है 150 इंटू VB इज अगेन 50 इक्वल्स टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B कितना दिया है 36, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A आपको निकालना है। 50 से 50 कट गया, 0 से 0 कटा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 4/3 इक्वल्स टू रूट 36 अपॉन MW। रूट इधर आया तो क्या बन गया स्क्वायर, दैट मीन्स 4/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 अपॉन MW। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का कितना हुआ 9 इक्वल्स टू 36 अपॉन MW। तो MWA, तो MWA क्या हो जाएगा 36 इंटू 9 अपॉन 16, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 9 9 जा
81/4 सॉल्व करोगे तो 20.25 ग्राम इज द आंसर। बस इतना ही करना है आसान। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दूं, अब मैं अपनी पसंद का भी दे दूं, तो बहुत लल्लू लल्लू सा क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए। अच्छा, ये नीट 2012 में आया था 2K12 में, है ना, नीट 2012 का क्वेश्चन है, यानी उस टाइम AIPMT चलता था, तो AIPMT 2012 में आया था क्वेश्चन। देखो कितना आसान है। इससे पहले वाला क्वेश्चन एम्स जो यहाँ पे करा है, एम्स 2013 में आया था। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा 0.1% लेवल बढ़ाऊंगा, बस आप समझ लोगे तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है, बस दिमाग लगाना है। देखो क्या क्वेश्चन है मेरा, इसको मिटा दूं ना, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया। देखो, देखना चालू है, चलो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, मेरा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको एक सिलेंडर दिया है, देखो आपको एक सिलेंडर दिया है, जिस सिलेंडर की लेंथ जो है बच्चों वो है 1 मीटर, ठीक है। दिस इज एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो एरिया ए दिया हुआ है आपको। अब आपको बोला है कि एक तरफ से क्या जा रहा है, NH3 गैस, अमोनिया गैस, दूसरी तरफ से कौन सी गैस जा रही है, HCl गैस। जरा मुझे बताना, यहाँ पे लाइट आ रही है, आ रही है यहां, तो क्या बोला गया है कि NH3 जो है गैस, जब वो रिएक्ट करती है HCl के साथ, गैस के साथ, तो बना रही है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जो क्या है, एक वाइट कंपाउंड है, वाइट कंपाउंड है, दिख रहा है। अब पहले मुझे बताओ कि HCl और NH3 में से वाइट कंपाउंड किसके ज्यादा पास बनेगा, HCl के, क्यों, क्योंकि वो भारी है, हैवी है, तो HCl ज्यादा नहीं जा पाएगी, NH3 ज्यादा मूव करेगी। तो सपोज दैट यहां पे कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर आपका वाइट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, वाइट कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहा है, बोलो पता चल रहा है। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस एट विच, आपको बोला गया है व्हाट इज द डिस्टेंस एट विच white solid is formed, white solid is formed, what is the distance at which white solid is formed from HCl end, from HCl end, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो करोगे कैसे। देखो आपको क्या बोला गया, जब दोनों गैस अलग अलग एंड से गई तो आपस में एक जगह पे आके मिली और मिलकर के व्हाइट सॉलिड बनाया, ये रहा व्हाइट सॉलिड, ठीक है। तो HCl से कितने डिस्टेंस पे व्हाइट सॉलिड बनेगा आपको ये बताना है ना, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस निकालना है ये वाला। तो एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं तो कराऊंगा ही। चलो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूं। देखो आपको फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है, जब भी गैस दी है डेंसिटी तो दी नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मॉलिक्यूलर वेट वाला। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला तो हम कैसा लगाएंगे, V1 1 ले लेते हैं NH3 अपॉन टाइम ऑफ NH3 इंटू V ऑफ HCl, V यानी वॉल्यूम, और टाइम ऑफ HCl इक्वल्स टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3। बोलो यही है। देखो सुनो, एक बात बताओ, क्या दोनों को पहुंचने में टाइम सेम लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि जब दोनों गैस रिएक्ट हो रही है, एक धीरे चल रही है एक तेज चल रही है, लेकिन जो तेज चल रही है वो डिस्टेंस भी तो ज्यादा कवर कर रही है ना, इसका मतलब टाइम तो दोनों का क्या है, सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टाइम इज सेम, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, सेम टाइम लगेगा ना, समझ पा रहे हो, जितनी देर में यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में यहां से यहां पहुंचेगी, और आपस में रिएक्ट कर देंगे, टाइम सेम है। अच्छा देखो मुझे वॉल्यूम नहीं दिया, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू, हाँ, लेंथ, एरिया इनटू लेंथ,
अब मुझे किससे निकालना है, HCl से, तो HCl से निकालना है तो इसको मान लो x, अगर ये x है तो बोलो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स, ऑब्वियसली बात है कि टोटल 1 था, है ना। तो क्या आप दोनों में वॉल्यूम की जगह पर x की वैल्यू में एरिया और x प्लेस कर सकते हो, कर सकते हो क्या, टाइम तो दोनों में सेम है, कट जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ NH3 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ HCl, टाइम तो कट गया भाई, तो टाइम सेम था, इक्वल्स टू रूट में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl कितना होता है 36.5 और NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा 17, वॉल्यूम ऑफ NH3 एरिया ऑफ NH3, एरिया तो देखो दोनों सेम है ना, तो एरिया को तो यही मान लू, इनटू डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है, NH3 से लेंथ कितनी है बच्चों 1 माइनस एक्स, अपॉन एरिया इनटू ये वाली लेंथ कितनी है x, इक्वल्स टू रूट 36.5 अपॉन 17, क्या एरिया से एरिया कट गया, क्या अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले मुझे ये बताओ क्या ये क्वेश्चन हमें समझ आया, कैसे हो रहा है, हमने क्या दिमाग लगाया, पता चल रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, करो जरा आंसर बताओ मुझे। चलो देखो हो ही गया सबका, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू रूट, ये लगभग 2 से ज्यादा टाइम जाएगा और इसको डिवाइड कर लो, कितना है 2.14, और जब इसका रूट निकालोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ये आएगा 1.46, है ना। अब मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.46 एक्स, ये x उधर गया तो 1 इक्वल्स टू 1.46 एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो गया बेटा, अरे बोलो 2.46 एक्स इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन 2.46, पॉइंट से पॉइंट कटा, 2 जीरो ऊपर आ गए, है ना, 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 50 आ गया, है ना। अब सीधे डिवाइड कर दो, 50 डिवाइड बाय 123, पॉइंट लगा तो 0, 123 को करो 4 से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 9, 4 1 जा 4, तो 0.4, तो कितना है 492, कितना बचा 8, तो फिर एक जीरो और आ गया, एक जीरो और लगा दो 40, अब कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, तो 6 टाइम कर लो, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 0.406 मीटर इज द आंसर। बस इतना ही करना था, सारा खेल कैलकुलेशन का है ना, पता चल रहा है। चलो शाबाश, फटाफट से नोट कर लो जिसने नहीं किया, देन फिर आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, करो जरा नोट। चलो देखो अब बात कर रहे हैं जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अब तक हमने क्या पढ़ा, वो कंडीशन पढ़ी जब प्रेशर कांस्टेंट था, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना ही है, ये प्रेशर कांस्टेंट था। अब हम बात कर रहे हैं इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है बच्चों तो क्या होगा, है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, उसमें डाली मैंने H2 गैस, मैंने दूसरा कंटेनर लिया और उसमें भी डाली मैंने H2 गैस, दोनों में कौन सी गैस है, H2 गैस है, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे H2 का प्रेशर है 2 एटमोस्फेयर और मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ H2 का प्रेशर है 10 एटमोस्फेयर, और दोनों में एक छोटा सा होल कर दिया, एक ऑरिफिक, है ना, एक होल कर दिया। अब बताओ क्या दोनों में से गैस बाहर निकलेंगी, लेकिन गैस ज्यादा तेज किसमें से बाहर निकलेंगी, इसका प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब यहां पर गैस इफ्यूजेस फास्ट और यहां पे गैस इफ्यूजेस स्लो, वहां गैस फास्ट इफ्यूज हो गया, स्लो क्यों, क्योंकि प्रेशर हो गया। तो इसका मतलब फिर ग्राम्स ने क्या बोला, इसका मतलब भैया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, पता चला। अच्छा और क्या बोला था ग्राम ने कि रेट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मतलब क्या ऐसे बोल सकते हैं इन दोनों को मिला के कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का रूट। तो क्या मैं अगर रिलेशन बनाऊं तो क्या बोल सकता हूं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 और रूट में मॉलिक्यूलर वेट 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1। बोलो समझ पा रहे हो? अब इन्हें रटना नहीं है, ये फॉर्मूला हम खुद से बना रहे हैं, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब एग्जामिनर आपको प्रेशर देगा, एक से ज्यादा प्रेशर देगा या फिर एक प्रेशर देके दूसरा प्रेशर पूछ लेगा। तो हमें तो पता है कि रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। पता चल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट कौन है? टेम्परेचर। जरा बताओ क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? क्या कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है? और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कौन सा लॉ? वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो अब प्रेशर देखो सुनो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल तो फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर आर कांस्टेंट है। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर और टी भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब क्या मैं P1 अपॉन P2 को लिख सकता हूं N1 अपॉन N2? अरे बोलो, क्या उसको यहां प्लेस कर सकता हूं? तो क्या मैं लिख सकता हूं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 रूट में मॉलिक्यूलर वेट 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले आपने मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी की रिलेशन भी पढ़ी थी, क्या रिलेशन थी? देखो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, क्या ऐसे लिख सकता हूं रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1? बोलो हाँ या ना। और सेम यहां पे अगर लिखना चाहूं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 रूट में ρ2 अपॉन ρ1। तो ये याद नहीं करनी है, ये हम बना सकते हैं, ये चीजें हमें पता है। समझ पा रहे हो? एक बार नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन इसके भी करते हैं, है ना? करो जरा नोट। चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा उस क्वेश्चन को करो, उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, x ml ऑफ H2 गैस, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, x ml of H2 gas effuses through a hole in 5 seconds, at 5 atmosphere pressure। 5 सेकंड में निकल रही है ना, फुल स्टॉप। द टाइम टेकन फॉर O2 gas, the time taken for O2 gas to effuse the same volume at 10 atmosphere will be question mark। ठीक है, तो लगाओ जरा दिमाग बच्चों। देखो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस ही करनी है ना। आपको वॉल्यूम XML दिया है और क्या बोला है, सेम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो V ऑफ H2 अपॉन V ऑफ O2 इंटू T ऑफ H2 और T ऑफ O2 इक्वल्स टू P ऑफ H2 अपॉन P ऑफ O2 रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, है ना। अब दोनों के वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गए, T ऑफ O2 आपको निकालना है ना। तो T ऑफ O2 देखना कहां पे लाइट आ रही है,
इस जगह आ रही है जहां मैं वो कर रहा हूं, देखना 2 मिनट, यहां से चलो। तो देखो T ऑफ O2 मुझे निकालना है, T ऑफ H2 कितना दिया है बेटा 5 सेकेंड, इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ H2 इज 5 एटमोस्फियर एंड प्रेशर ऑफ O2 इज 10 एटमोस्फियर, molecular weight of O2 is 32, H2 is 2, 2 1s are 2, 2 into 16 is 32, तो T of O2 equals to 5 by 10 into ये वाला 5 मल्टीप्लाई में क्या रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, तो कर लो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 अपॉन 10, 0 0 कटा 10 सेकेंड इज द आंसर। बोलो है कितना आसान है, देखो बस क्या करना था, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करनी थी, हमें फॉर्मूला पहचानना था। इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि तुम लोगों को उसकी हैबिट बने, तुम उसको अप्लाई कर पाओ, ऐसा ना हो कि हर क्वेश्चन में तुम बैठे ही रहो, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द टू गैसेस, मेरा क्वेश्चन है which of the two gases ammonia and hydrogen chloride will diffuse faster and by what factor, यानी एक दूसरे से कितना ज्यादा गुना इफ्यूज कर रहे हैं ना। करो मारो ट्राई। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, साफ साफ देख के पता पड़ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मुझे बोला है अमोनिया और HCl, तो अमोनिया और HCl में अमोनिया का वेट कितना है 17 ग्राम, HCl का कितना है बेटा 36.5 ग्राम। कौन फास्ट इफ्यूज होगा, अमोनिया, क्योंकि वेट कम है, तो सिंपल लिख सकते हैं इफ्यूज फास्ट, और ये क्या होगा इफ्यूज स्लो। अब अमोनिया कितना फास्ट हो रहा है NH3 से वो निकालना है, तो रेट ऑफ NH3 अपॉन रेट ऑफ HCl इक्वल्स टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3। अब रेट ऑफ NH3 आपको निकालना है कि HCl से कितना होगा, HCl देखो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा 36.5 और NH3 का 17। जब इसका रूट निकालते थे, याद है पिछले क्वेश्चन में किया था, तो कितना आया था 1.46, तो यह था 1.46, दैट मींस रेट ऑफ NH3 जो है वो कितने टाइम्स है 1.46 टाइम्स है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट ऑफ HCl। दिस इज द आंसर। बस इतना ही करना है। बोलो है आसान। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस पढ़ेंगे और वहां पे फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे ना। तो आज इतना ही, कर लो जरा नोट।